सभी लोग ध्यान दें। सभी लोग मन से थोड़ा सा ध्यान दे दें। अब मैं निवेदन करूंगा अनिल शर्मा जी आए और एक स्वागत का सम्मान की भेंट कर मुख्य अतिथि का स्वागत करें। अरुण शर्मा जी अनिल शर्मा जी सभी लोग मंच में स्थान ले लें। सभी लोग अपना अपना स्थान ले लें। सभी लोग मंच को थोड़ा सा व्यवस्था बना के रखें। एडवोकेट अधिवक्ताओं के संघ की टीम आई हुई है चंद्रपाल जी के नेतृत्व में। वो आए और अपना सम्मान करें हमारे मुख्य अतिथि का। पंडित हरिओम शर्मा जी अभी बुके को मैं थोड़ा सा करूंगा, पहले मोमेंट को दे दें, फिर बुके देकर के करेंगे। सभी लोगों से निवेदन है कि पहले अभी पंडित महेश शर्मा जी मुख्य अतिथि का स्वागत करें। पंडित हरिओम शर्मा जी मुख्य अतिथि का स्वागत करें। श्याम किशोर शुक्ला जी बुके वालों से भी बात नहीं कराएंगे। राधेश्याम त्यागी जी मुख्य अतिथि का स्वागत करें। आकाश दीक्षित जी आए और गदा भेंट करके स्वागत करें मुख्य अतिथि का। सभी लोग जरा व्यवस्था बनाए रखें और मंच से थोड़े हटते रहें। पीयूष पाराशर मनीष शर्मा जी, पीयूष पाराशर, प्रवीण शर्मा, सभी लोग सभी जिनका नाम बोला जा रहा है वो जल्दी जल्दी से आते रहे। सभी अधिवक्ता संघ को मौका देकर के स्वागत करें। सभी लोग मंच से चलिए मौका देंगे। सभी लोग स्वागत समारोह सभी मुख्य अतिथि सम्मान स्थान ग्रहण करें। बहुत जोरदार तालियों से स्वागत। सभी की तरफ से बहुत जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन हमारे मुख्य अतिथि का। सभी लोग स्थान ग्रहण करें और पवन शर्मा चलिए जिला कमेटी स्वामी चटर्जी अभी लोग बाकी लोग प्रबुद्ध समाज के अलावा बाकी लोग कोई मंत्र नहीं है। सभी लोग शांति बनाए रखें। एक एक करके सब मुख्य अतिथि का स्वागत। कृष्णा तिवारी जी
अभी सब लोग जरा व्यवस्था बनाए, सब लोग बस से स्थान ग्रहण करें, सब लोग हट जाए, सब लोग थोड़ी व्यवस्था बनाए, अनुशासन का पालन करें, अनुशासन का पालन करें, अनुशासन का पालन करें सभी लोग। मैं निवेदन करना चाहूँ जिला कमेटी अभिनंदन जिला की सौंपी थी लंदन पहुंची बराबर की जाए पुलिस समय का वहां कर ले फिर स्वागत समारोह पूरा हो चुका है। हम पाकर ले जो 1 घंटा जगह घेर खड़े अपने हम हट जावे 2 घंटे से खड़े हो। हाँ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक पूर्व मंत्री नकुल दुबे जी से कि वो आए और अपने विचार रखें। जोरदार तालियों से स्वागत हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी का, नकुल दुबे जी का। हम सब लोग हम सब बैठ करके ध्यान से उनको सुनेंगे। आदरणीय नकुल दुबे जी आप लोगों का जोश, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बहुत जनपदों में कार्यक्रम किया, लेकिन जो गाजियाबाद का जोश दिखाई पड़ा उससे हम लोगों को बहुत जोश आ गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जोश बनाए रखिएगा और 5 महीने तक का ये आपका जोश निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश एक नई क्रांति लाने का काम करेगा। जब भारतीय जनता पार्टी को उभार करके आप उत्तर प्रदेश मैं आपके और मुख्य के बीच में बहुत ज्यादा देर बाधा नहीं बोलूंगा, पर 2-3 बातें आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। मुझे आप लोगों ने, क्योंकि हमारा समाज काफी भारी मात्रा में कर रहा है, मेरा पहला सवाल आप लोगों से है कि सन 2021 के बीच में ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ है तो क्या हम लोग शांति से बैठे रहेंगे? अगर हम लोग शांति से नहीं बैठे रहेंगे, क्या हम लोग बदला लेने के तैयार है? अगर आप लोग बदला लेने के तैयार है नहीं है, दोनों हाथ उठा करके बुलंदी से मैं सभी बंधुओं से अनुरोध करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय माइक करावे, इससे पहले हम सब लोग व्यवस्थित हो जाए। ये महायज्ञ है, इस महायज्ञ में आप सबकी आहुति के लिए जो मंत्र माननीय मिश्रा जी आप लोग को देने जा रहे हैं, उसको यहाँ पर रख के छोड़ के जाने का काम मत करिएगा। उसको अपने साथ, अपने गली, अपने मोहल्ले, अपने घरों तक ले जाइएगा और इस संपूर्ण उत्तर प्रदेश में ये संदेश देने का काम करिए। गाजियाबाद ने जब जब चाहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति के मुंह को मोड़ने का काम किया है। आज वो समय आ चुका है जब आपको एक बार कहना चाहता हूँ कि मुख्य महोदय को बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और यहाँ पर सब लोग इतने लोग बैठे हैं। जब वो बोले तो कृपया नारा मत लगाइएगा, क्योंकि हो सकता है बातें आपके हो पाए। मैं अपने मीडिया के बंधुओं से भी कहूंगा कि भैया रहिएगा, इनको अगर उखाड़ करके बाहर पहुंचाना है, इनको हम लोगों ने बहुत बर्दाश्त कर लिया, चाहे ऑक्सीजन का हो, चाहे अस्पतालों का हो, चाहे घर परिवार का हो, चाहे महंगाई का हो, हर जगह पर फेल है। अगर ये फेल है तो इनको फेल घोषित करके बाहर करना चाहिए। मैं आमंत्रित करता हूँ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके प्रयासों और मीडिया के ऊपर इतने लोग बैठे हैं, बताओ क्या समाज में पहली सदी से दुनिया के लाभ को दिखाई पड़ रहा है? आपको कोई आवाज उठाई पड़ रही तो हम लोग की आवाज को कर रहा है। हमारा ये दायित्व है कि हम लोग की अगुवाई में संदेश देने का काम करें। हमारा अपमान करेगा उत्तर प्रदेश में हम
जो भी काम करने दो। हम सबको आशीर्वाद है भाई इधर हो जा। आनंद मीडिया बंधुओं से हमारा अनुरोध है कि ऐसा कुछ करें कि लोग पीछे वाले नहीं लोग देख सके और आप भी अपना कार्य कर सकें। आप लोगों से भी हमारा अनुरोध है कि मीडिया बंधुओं को भी अपना कार्य करने दीजिए। आप ही के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और ये हम सबका हौसला बढ़ाने के लिए आपके बीच में आए, इसलिए इनको भी अपना कार्य करने का हमें जिम्मेदारी वाली है। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री अनिल शर्मा जी, श्री राजकिशोर शर्मा जी जिला संयोजक प्रबुद्ध समाज, माननीय श्री सुरेश बंसल जी पूर्व विधायक गाजियाबाद भाजपा, श्री महेश शर्मा जी, श्री अनूप त्यागी जी, कमल शर्मा जी, राधेश्याम त्यागी जी, मनोज शर्मा जी, चेयरमैन श्री अनूप शर्मा जी, राजेंद्र शर्मा जी, तिवारी जी, बहुत बड़ी एक हमारे पास में लिस्ट है जिसमें कि हमारे पार्टी के भी सभी नेतागण हैं, जिला अध्यक्ष हैं मेरे जाटव जी, एडवोकेट जिला अध्यक्ष भी बहुत लोग भी हैं। हम उन सबका नाम आप एक ही साथ सम्मिलित करके तो अब चले जाए क्या? अपनी बात शुरू करने के पहले यहाँ पर आए बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के सभी समर्थक और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए और खास तौर से उसमें बढ़ चढ़ करके हर बार की तरह गाजियाबाद जब हमने कार्यक्रम किया है और खास तौर से अगर ब्राह्मण समाज के लोगों को वहां बुलाने का काम किया है, अनुरोध किया है, तो हमेशा बढ़ चढ़ करके आप आगे आए हैं और आज भी उसी तरीके से आप यहाँ पर रखा है, इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और खास तौर से हमारे मीडिया के साथियों को जो कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है और हमारा ही नहीं आज पूरे प्रदेश का जो प्रदेश का आज माहौल है उसको हमारे साथ साथ मीडिया के बंधु भी पूरे प्रदेश के सामने लाने का काम कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके सामने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री नकुल दुबे जी, उन्होंने आपसे बहुत ही कम शब्दों में बात रखी और आपसे ये उन्होंने पूछने का कार्यक्रम किया कि क्या आप इस सरकार से जो 4.5 वर्षों से चल रही है उनके क्रियाकलापों से क्या आप संतुष्ट हैं? आपने जवाब दिया कि नहीं। ये जवाब तो आपने दिया यहाँ पर, यही जवाब पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों को सुनने को मिल रहा। आज तो ये 22वां जिला है, हम लोग 23 जुलाई से शुरू हुए थे और उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाने का एक संकल्प लेकर के हम लोगों ने अयोध्या से अपनी शुरुआत की थी और अयोध्या के बाद आज आपके यहाँ ये 22वां जिला है जब हम आपके बीच में आए और यहाँ से चल करके रोजाना हमारे 2 जिले हम लोग करते हैं और इसीलिए थोड़ा दूसरी मीटिंग में आपके बीच में आते आते थोड़ा सा विलम्ब हुआ, लेकिन चूंकि समय कम है और इस समय में पूरे प्रदेश का कार्यक्रम करना है तो इस वजह से हम लोगों ने योजना बना करके और जो पहले एक दिन में एक जिले की योजना थी उसको बदल करके एक दिन में 2 जिलों में करने का कार्यक्रम शुरू किया। भाइयों, आप जानते हैं कि गोष्ठी जो चल रही है, जो प्रबुद्ध समाज की गोष्ठी है, ये ऐसे वक्त में हम लोग उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, हर जिले में जाकर के
जहां पर आज के दिन पूरा प्रदेश परेशान है, घबरा रहा है और इस सरकार के जो आतंक है उससे परेशान होकर के और संकल्प ले रहा है कि हम अपनी बार इनको सबक सिखाने का काम करेंगे और इनको उठाव फेंकने का भी काम करेंगे। बहन मायावती जी की सरकार इस प्रदेश में दोबारा बनवाने का संकल्प लेकर के और पूरे प्रदेश में हर जिले में जहां हम जा रहे हैं लोग हमारे साथ में जोड़ रहे हैं। आपने भी देखा कि आज किस तरीके से उत्तर प्रदेश में खाली ब्राह्मण समाज के लोग नहीं, हमारे दलित समाज के भाई बहन उनके साथ भी किस तरीके से व्यवहार होने का काम हो रहा है। पूरे प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना रखा है जहां पर चाहे दलित समाज के भाई बहनों और चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, उनको इतना भयभीत कर दो, इतना डरा दो, इतना धमका दो कि वो चुपचाप होकर के अपने घरों में बैठ जाएं और इनके सामने अपना मस्तक अपने हाथ में डाल करके और इनके सामने बैठ जाएं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि एक तरफ हमारे दलित समाज के जो भाई बहन हैं उनके सामने तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेकों बार इन्होंने इस तरह की कोशिश करी। कई बार उनको दबाने की कोशिश की, प्रलोभन देने की भी कोशिश की, धमकाने की भी कोशिश की, उनकी झोपड़ियों में भी जाने की कोशिश की, उनके यहाँ अपने घर से खाना पका करके और उनके यहाँ खाने की भी कोशिश की। लेकिन वो लोग टस से मस नहीं हुए और वो एक चट्टान की तरह से बहन मायावती जी के पीछे उनके साथ खड़े रहे और आगे भी खड़े रहेंगे। उनको हिलाने डुलाने की सारी इन्होंने कोशिशें बंद कर दी हैं। लेकिन ब्राह्मण समाज को इन्होंने तरह तरह के पहले प्रलोभन को इन्होंने पूरे सभी समाज के लोगों को दिए, ब्राह्मण समाज को भी देने का काम किया। लेकिन ब्राह्मण समाज के सामने धर्म का नाम भी लेकर के और उसको लेकर के भी आगे बढ़ने का काम किया, उनका वोट लेने का काम किया, वोट भी लिया, नोट भी लिया। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? अब चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं, गाड़ी रोकते हैं, आदमी से नाम पूछते हैं, अगर वो बताता है कि हम ब्राह्मण समाज के हैं तो कहते हैं कि गोली मार दो और उसको गोली मार देते हैं। एक अगर मजबूत किसका ब्राह्मण समाज उनकी नजर में आता है तो उसको मार दिया जाता है। और ये एक दो किस्से नहीं हुए, 4.5 वर्षों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा समाज इस समाज के साथ में इस तरीके से लोग व्यवहार करेंगे। जिस तरीके से इन्होंने सरकार आते ही 5 ब्राह्मण समाज के नौजवान जो हम लोगों के नौजवान युवक थे और साथी थे रायबरेली में, उनको उन्होंने मारने का काम किया, जलाने का काम किया, जला के मार दिया। उसके बाद उनकी छुट्टी झोपड़ी भी जलाने का काम किया। हम जब उनके घर गए उसके पहले उनके मंत्री का बयान छपा था, ये बयान ये छपा कि बहुत अच्छा हुआ इनको मार दिया गया, ये तो अपराधी थे, इनका ऐसे ही हश्र होना चाहिए था। और हमारी सरकार देखिए कितना अच्छा काम कर रही है, ऐसे अपराधियों को मारने का काम कर रही है। उनके घर में गए, उनके घर में अगर अपराधी थे तो कुछ तो घर में होता, घर में खाली 10 बाई 10 की झुग्गी झोपड़ी थी, उसके अलावा दूसरे का जिसको भी इन्होंने जलाने का काम किया। और इतना ही नहीं, इसके बाद इन्होंने एक करके शुरुआत जो की, उन्होंने चाहे बुंदेलखंड हो चाहे महोबा में हो, जहां पर एक व्यापारी उसको रोक करके और गाड़ी में बैठा हुआ था अपनी, उसको गोली मारने का काम किया। और जब ब्राह्मण समाज का था और ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को जब मार दिया तो कहा कि उसने तो आप हत्या कर ली थी। और जब खुलासा हो गया, जब रिकॉर्डिंग सामने आ गई टेलीफोन की, तो पता लगा कि उसको तो मरवाने का काम किया था और अधिकारी ने गोली मारी थी। उस अधिकारी ने कहा कि प्रदेश छोड़ दो, प्रदेश छोड़ करके निकल जाओ, और जब तक हम ना कहें वापस आना। आज तक वो अधिकारी वापस किया है ना पकड़ा गया। लेकिन अगर ब्राह्मण समाज का कोई व्यक्ति होता, अगर उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज होता तो उसको चाहे वो मंदिर से उठा लाते, चाहे वो अस्पताल में भर्ती होता वहां से भी उठा करके लाते, न कोई अदालत दिखाते हैं, न कोई कानून चलाते हैं, सीधे उसको उठा करके और कहते हैं गाड़ी में आ रहा था, गाड़ी फिसल गई और उसके बाद बाहर निकला और गोली मार दी। और एक दो नहीं, उन्नाव में
गोरखपुर में वरिष्ठ अधिवक्ता उनको गोली मार दी। क्यों? क्योंकि वो मुखर थे, ब्राह्मण समाज के थे। उन्होंने मुखर होकर के विरोध करने का काम किया, उनको दिन दहाड़े गोलियों से मारने का काम कर दिया वरिष्ठ अधिवक्ता। इलाहाबाद में, प्रयागराज में एक दो नहीं, कितने ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्याएं कर दी गई। लखनऊ में घर से उठा करके अपने माँ बाप की वो देखभाल कर रहा था कोरोना के दौरान, उसको वहां से उठाने गए। राकेश पांडे नाम का व्यक्ति था और कंटोनमेंट में ले जाके उसको गोली मारने का काम किया। तिवारी जो कि हिंदू एक पार्टी बना करके चल रहे थे, उसको भी इन्होंने नहीं बचा, उसको भी उठा करके उसको मारने का, मरवाने का काम कर दिया। और घर में एक एप्पल कंपनी का निर्मल तिवारी करके व्यक्ति, वो अपनी गाड़ी से जा रहा था, उसको गाड़ी रोकी और उससे पूछा क्या नाम है तुम्हारा। उसने जब बताया जिसे तिवारी नाम सुना, तो गाड़ी का शीशा खुलवाया और उसको गोली मार दी। कानपुर में क्या हुआ वो भी आप लोगों ने देखा। विक्रम कांड के नाम पे एक दो ब्राह्मण समाज के लोग नहीं, 50 ब्राह्मण समाज के लोगों को उस आसपास के जितने जिले क्षेत्र थे सबसे उठवा देने का काम किया। कहा कि ये मौका मत चूकना, इसमें जो भी मजबूत किस्म के ब्राह्मण हैं आसपास के जिलों में, चाहे वो इटावा हो, औरैया हो, फरुखाबाद हो, कानपुर हो, ना हो और आस लखनऊ हो, उसको उठा लो और उठा करके नामजद कर दो। और नामजद करके गोली मार सकते तो गोली मार दो, वरना उसको जेल में सवाले का काम करो। 50 से ज्यादा लोग आज की जेलों में बंद हैं। 16.5 साल की लड़की खुशी दुबे, उसका क्या अपराध था? वो तो एक दिन पहले शादी होके घर में आई थी, उसकी तो मेहंदी भी नहीं, कभी सूखी थी, लेकिन उसको भी उठा ले गए और उठा लेकर के जाकर के अज्ञात स्थान पर पहले रखा 7 दिनों तक। क्या किया क्या नहीं किया किसी को नहीं मालूम। जब शोर मचा कि वो जिसकी शादी हुई थी वो कहाँ गई, तब उसको ले जाके 7 दिन बाद जेल में बंद कर दिया। जब पता लगा ये तो नाबालिग है, तो उसको रिमांड होम में बाराबंकी भेजा और रिमांड होम में जहां पर ये 48 लड़कियां 2 कमरों में रहती थी, वहां ले जाकर उसको बंद करने का काम किया। उसकी बेल ना हो इसके लिए निर्देश में लखनऊ से किसी हालत में खुशी दुबे की बेल नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसके बेल न होने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया गया। पुलिस अधीक्षिका जो वहां की थी, जो रिमांड होम की अधीक्षिका थी, उससे एक पत्र लिखवाया अदालत के नाम में दाखिल कराने के लिए और कहा कि ये खुशी दुबे ये 47 लड़कियां कहती हैं जो साथ में रह रही हैं कि ये हमको धमकी देती है और धमकी देके कहती है कि अगर हम बाहर चले गए, हमारी जेल हो गई तो हम बहुत बड़े दुर्दांत अपराधी बन जाएंगे और उसके बाद हम तुम लोगों को भी उठवा लेने का काम करेंगे। ये कह करके उसकी बेल खारिज करवाई गई। घर में जो महिला काम करती थी उसको भी उठा ले गए और उसको भी उठा के लेकर गई। इन दोनों महिलाओं के जो जिनसे शादी हुई थी और उनके पति को भी गोलियों से उड़ा दिया और उसके बाद खुशी दुबे के पति को भी गोली से उड़ा दिया। 17.5 साल के लड़के को गोली से उड़ा दिया। हरियाणा से उठा करके लाए और कहा कि इटावा के पास वो भाग रहा था, गोली से मार दिया। और जो महिला उठा करके ले गए घर से, जो काम करने वाली थी, उसकी तो 6 साल की एक बच्ची थी और 3 साल का बच्चा था, उनको भी जेल में ले गए और वो भी आज 1 साल से जेल में पड़ रहे हैं। ऐसी ये सरकार, इस सरकार ने सारी हदें पार कर दी। जब हाथरस में हम लोगों की बेटी, एक दलित समाज की बेटी, उसके साथ में पहले रेप होता है और रेप होने के बाद वो मर जाती है और जब उसकी मर जाती है तो उसके बाद वहां पर पीएसी लगा दी, बटालियन लगा दी, कर्फ्यू लगा दिया, मीडिया वालों को 2-2 किलोमीटर तक दौड़ा करके भगाया कि तस्वीर में खींचने पाए और उनके घर वालों को एक जंगले में अंदर रख करके बंदी बना दिया और कहा, वो लोग चीखती रही, उसकी माँ चीखती रही, चिल्लाती रही कि हमको जो है कम से कम अंतिम दर्शन तो करा दो अपनी लड़की के, अंतिम संस्कार करने का मौका दे दो। लेकिन नहीं, क्योंकि लखनऊ से निर्देश था, वहां से बैठ करके मॉनिटर हो रहा था, देखा जा रहा था कि डीएम साहब क्या करते हैं,
डीएम साहब से कहा, खुद स्वयं खड़े होकर के, और ये देखिए कि किसी भी हालत में इस लड़की का शरीर, मृत शरीर उनके माता पिता को नहीं मिलना चाहिए, और उसको रात के 2 बजे अंधेरे में वहां पर मिट्टी का तेल डाल करके जलाने का काम किया। पूरा देश शर्मसार हुआ, उत्तर प्रदेश तो हुआ ही, पूरा देश और पूरे विश्व में हम लोगों को अपना सर झुकाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये ऐसी सरकार है जिसने विकास के नाम पे तो कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में विनाश फैलाने का काम किया। इन्होंने वही सब करने का काम किया जो समाजवादी पार्टी ने पहले किया था। समाजवादी पार्टी को उखाड़ के जब फेंकने का काम हुआ था 2007 में, याद करिए कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में आतंक फैला रखा, किस तरीके से ब्राह्मण समाज के ऊपर वो प्रहार कर रहे थे। और 2012 से 17 भी याद करिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया का बयान अखबार में छपा था। इन्होंने हरी सभा में अपने अंदर कहा था कि ब्राह्मण समाज के लोगों का किसी भी तरह का कोई काम नहीं होना चाहिए। दलित समाज के साथ में तो खुलेआम अत्याचार करते ही थे, उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए भी कहा कि इनके साथ इनका कोई काम नहीं होना चाहिए। और इतना ही नहीं, इतना बेइज्जत किया था ब्राह्मण समाज के जो उनके यहाँ मंत्री थे, राजाराम पांडे जी प्रतापगढ़ के, जो अपने को संस्थापक कहते थे समाजवादी पार्टी का, कि उनका मंत्रालय तो छीना ही छीना, उनका घर भी छीन लिया था और पब्लिकली बेइज्जती की, सबके सामने सार्वजनिक रूप से बेइज्जती की। और उसके बाद नतीजा क्या निकला, इतना दुख हुआ उनको, इतना अफसोस हुआ बेइज्जती होने के बाद कि घर जाते जाते उनको अपना दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। ये वो सरकार है जिसने, ये वो पार्टी है जिसके दौरान में कन्नौज के छिबरामऊ से नीरज मिश्रा नाम के नवयुवक का इन्होंने सर कटवा करके लखनऊ दर्शन करने के लिए मंगवाया था। ये भी सबको याद है, अखबारों और मैगजीनों में छपा था। और ये सब देखते हुए जिस तरीके से जब 2007 के पहले सरकार चल रही थी, इनका माहौल था, और जिस तरह से ब्राह्मण समाज के ऊपर उत्पीड़न हो रहा था समाजवादी पार्टी का, वो याद करिए और अभी का याद करिए तो आपको लगेगा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी खाली झंडा अलग अलग है, पर एक झंडे के एक तरफ समाजवादी पार्टी और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी। इनके क्रियाकलाप ब्राह्मण समाज के लिए, दलित समाज के लिए, उनके उत्पीड़न के लिए दोनों का एक ही चेहरा है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और एक ही तरह का कार्य करते हैं। लेकिन आपको ये भी याद होगा जब 2007 में आपने इनको उखाड़ फेंकने का संकल्प दिया था, तो उस समय ब्राह्मण समाज का क्या व्यवस्था थी और क्या उत्तर प्रदेश में उनके हाल में किसी छुपा नहीं है। उस समय सिर्फ 5 ब्राह्मण समाज के लोग विधानसभा में थे, 3 बहुजन समाज पार्टी से थे, शून्य पर पहुंच गए थे, धीरे धीरे लिप्त हो रहे थे। जहां तक राजनीति का सवाल होता है, उस समय हम आपके बीच में आए थे जब बहन मानकी जी ने हमको राज्यसभा भेजने का काम किया था और पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया। हम पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज के बीच में गए थे, जैसे अभी जा रहे हैं, और हर जिले में गए थे, और हर जिले में जाकर हमने आप लोगों से कई बातें की थी। 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण की थी जो दोबारा दोहराना चाहते हैं, आपको याद दिलाने के लिए। हमने कहा था, जब लोगों ने कहा कि इसका कोई उपचार नहीं बचा, हम लोग खत्म हुए, अब हम शून्य पर पहुंच रहे हैं, हमने कहा इसका कारण ढूंढिए। आप लोग तो बुद्धिजीवी कहलाते हैं और बुद्धिजीवी होते हैं, बुद्धिजीवी अगर है तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, और बुद्धि का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपने आप कारण पता लग जाएगा कि आज इस स्थिति पे हम लोग क्यों पहुंचे। और कारण यही है कि 13% ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से है, लेकिन जो सेंसेक्स हुआ था जिसकी रिपोर्ट इन्होंने बाहर नहीं निकाली है, उसके तहत में तो 16.3% ब्राह्मण समाज के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। 16.3% ब्राह्मण समाज जहां रहता हो, 25 करोड़ लोगों के बीच में लगभग 3 करोड़ से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। फिर भी ऐसी स्थिति क्यों, इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए। और जब गंभीरता से विचार करेगा तो आप पाएंगे कि ये कारण एक ही है कि हम लोग एकत्रित नहीं होते हैं, एक साथ नहीं जाते हैं, इकट्ठा नहीं होते हैं, एक दूसरे को ही खींचने में लग जाते हैं।
मेरा ये काम व्यक्तिगत हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो हम फिर नहीं है साथ में, इन सब चीजों में हम लोग लग जाते हैं। ऊंच नीच में ब्राह्मण समाज के बीच में ही हम लोग बटने लगते हैं कि हम तो 20 बिस्वा ब्राह्मण है, 16 बिस्वा ब्राह्मण है, 12 बिस्वा है, हम त्यागी है, हम जो है कांगरूप है, सनात है, सरजुकारी है, राय है, इस तरीके से आपस में बंटवारा करके और 16% से थोड़ी गिनती में रह जाते हैं। जिस दिन आप इकट्ठा होंगे, जैसे ही आप इकट्ठा होंगे, यही मैंने अनुरोध किया था, आप सीधे 16% नजर आएंगे और 3 करोड़ की संख्या में नजर आएंगे और इतनी बड़ी शक्ति हो जाएंगे कि हर व्यक्ति आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन ये भी हमने कहा था कि 13% से कुछ नहीं होगा या 16% से भी कुछ नहीं होगा। हमें ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम 16 इकट्ठा हो गए तो अब क्या है, अब तो हम जग जीत लेंगे। 16 से आप एक भी सीट नहीं जीत सकते। उत्तर प्रदेश की चुनाव जीतने के लिए आपको कम से कम 30% के ऊपर वोट चाहिए होता है। इसीलिए हमने कहा था भाईचारा बनाइए, और भाईचारा किसके साथ बनाइए? भाईचारा बनाइए हमारे दलित समाज के जो भाई बहन हैं उनके साथ भाईचारा बनाइए, जो कि 23% है, जो कि 23% है। और 23% के साथ जब आप भाईचारा बनाएंगे तो 23 और 16 मिलकर के आप अपने आप ही इतने मजबूत हो जाएंगे कि आप 40 के करीब पहुंच जाएंगे, जिससे आप पूरी हर चीज को खाली होने का काम करेंगे। और उन 23 के साथ में पहले से ही, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो, वो लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं। तो जब आप इकट्ठा होंगे, एक साथ होंगे, भाईचारा बनाएंगे, तो आप अपनी ताकत का एहसास कर सकेंगे। खुशी की बात है, लोगों ने उस समय समझा और इकट्ठा हुए, एक साथ हुए। और जब एक साथ हुए तो हम लोगों ने 9 जून 2005 को एक बड़ी सभा लखनऊ में की, जिसमें कि 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए थे। और उसमें बहन मायावती जी मुख्य अतिथि के रूप में आई थी। हम लोगों ने उनको, जब वो आई थी तो गणेश जी की प्रतिमा भेंट की थी। और आपको याद होगा, गणेश जी की प्रतिमा को हाथ में लेकर के जो पहले शब्द उन्होंने बोले थे, उन्होंने यही कहा था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और ये कहकर के उन्होंने अपनी बात सुनी। और ब्राह्मण समाज की तैयारी को देख करके 45 डिग्री टेम्परेचर में जिस तरह से 11,000 ब्राह्मण समाज के लोगों ने शंख नाद करके उनका स्वागत किया था, उनकी तैयारी को देख करके बहन जी ने, हाजी बहन मायावती जी ने उस समय अपनी पार्टी का पुराना नारा जो कई वर्षों से चला आ रहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उस नारे को बदल दिया और नया नारा दिया, कहा जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और उन्होंने उस नारे के तहत में ब्राह्मण समाज को बढ़ चढ़ करके उन्होंने आगे चुनाव लाने का भी काम किया। 40 सीटें लड़ाया था, पहले 85 सीटों पर लड़ाया। और जहां 3 जिले थे, 45 लोग ब्राह्मण समाज के जीत कर विधानसभा में पहुंचे थे। और इतना ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मण समाज ने भी जो सुरक्षित सीटें थी उसमें अपनी पूरी ताकत छोड़ दी। उन्होंने अपना तन मन धन लगा करके उन सीटों में अपना वोट डलवाने का काम किया। तो उसका नतीजा भी सामने आया, वो भाईचारा भी सामने आया। और वो इस तरीके से आया नतीजे के साथ में कि जहां 16 सीटें जीते थे पहले, जो सुरक्षित सीटें थी, 16 सीटों की जगह अब की बार हम लोग 2007 में 62 सीटें जीते थे। 62 सीटों में हमारे भाई बहन जीत के आए। और उत्तर प्रदेश की पूर्ण बहुमत की सरकार 17 वर्ष बाद बनी। बहन मायावती जी ने, ब्राह्मण समाज ने चूंकि बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दिया था, उन्होंने भी सम्मान देने का जो वादा किया था, उन्होंने बढ़ चढ़ करके देने का काम किया। यहाँ तक कि जितना हमने भी नहीं सोचा था, उससे ज्यादा बढ़ चढ़ करके उन्होंने किया। उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को 15 कैबिनेट मंत्रालय दिए, मजबूत मंत्रालय दिए। श्री नकुल दुबे उसी में से एक है। उन्होंने 35 लोगों को ब्राह्मण समाज के मंत्री का, कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हुए उनको चेयरमैन बनाया। 15 से ज्यादा एजेंसी बनाने का काम किया। विधान परिषद का अध्यक्ष ब्राह्मण समाज का बनाया। उन्होंने आधा दर्जन लोकसभा में ब्राह्मण समाज के लोग भेजे। हमको उन्होंने राज्यसभा में नेता बनाया, उप नेता भी ब्राह्मण समाज का उन्होंने लोकसभा में बनाया।
विधान परिषद का अध्यक्ष ब्राह्मण समाज का बनाया, महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश ब्राह्मण समाज का बनाया। उन्होंने लगभग 5000 सरकारी वकील पूरे उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय से लेकर जिला न्यायालय तक ब्राह्मण समाज के वकीलों को सरकारी वकील बनाया। उनका मेहनताना भी 10 गुना बढ़ा करके एक सम्मानजनक मेहनताना पहुंचाने का काम किया। उन्होंने चाहे अधिकारी हो चाहे और कोई हो, हर जगह उन्होंने ब्राह्मण समाज को फिर उनका स्थान देने का काम किया। उन्होंने जब सर्वजन को किया, हर जो उनका नारा था और जो हमारी पार्टी का नारा आज भी है और जो हमारा उद्देश्य भी है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसके तहत में उन्होंने सभी लोगों को, जब हर जाति हर धर्म के लोगों को उन्होंने उचित स्थान देने का काम किया, तो ब्राह्मण समाज को भी पीछे छोड़ने का काम नहीं किया। उन्होंने अपनी उस सरकार में, चूंकि पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, उन्होंने विकास की छड़ी लगा दी थी। याद करिए 29,000 गांव उन्होंने, डॉक्टर अम्बेडकर गांव उन्होंने उनका समग्र विकास किया था। 28,000 उन्होंने प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया था। 5,000 उन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूल बनाने का काम किया था। उन्होंने 6 अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी देने का काम किया, जिसमें से विकलांगजनों के लिए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से लखनऊ में उन्होंने एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो पूरी दुनिया में अपने आप में एक है, जहाँ खाली विकलांगजनों के लिए उन्होंने रिजर्वेशन करके उनके लिए अलग से यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। उन्होंने पहली यूनिवर्सिटी अरबी फारसी उत्तर प्रदेश की लखनऊ में बनाने का काम किया। 23 जिले बनाने के काम किए। और जब जिला बनता है तो आप जानते हैं कि जिले में हर चीज बनती है, चाहे वो कचहरी हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे कुछ भी हो, पूरी चीजें समग्र विकास करने का काम उन्होंने हर जिले में 23 जिलों में किया। नोएडा का एक्सप्रेसवे बनाया, गाजियाबाद और नोएडा को उन्होंने उसका चेहरा ही बदलने का काम कर दिया। लखनऊ में उन्होंने विकास की घड़ी बनाई, तो पूरे उत्तर प्रदेश में विकास करने का काम किया। और कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने के लिए उनको जब जरूरत पड़ी तो अपने ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी, जो उसी समय सरकार बनी थी 15 दिन हुए थे, कानून का को अपने हाथ में लेने का काम किया था। तो उन्होंने उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया था और पूरे 5 साल रखने का काम किया था। बहन मायावती जी ने कानून द्वारा कानून का राज चला करके दिखाया। हम लोगों की बहन बेटियां जो आज घर से निकलने में घबराती हैं, तब वो 12 बजे की रात में अगर जरूरत पड़ जाती थी, वो घर से निकलने में हिचकती नहीं थी, क्योंकि उनको मालूम था कि मुख्यमंत्री बहन मायावती जी हैं। और इसी तरीके से आज आप देखिए, उसके ठीक विपरीत समाजवादी पार्टी में तो लोग मान के चलते हैं कि ये सब चीजें तो होंगी, दंगे फसाद होंगे, गुंडागर्दी होगी, लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, लूटा जाएगा, फिरौती दी जाएगी, हर तरह के काम होते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो आकर के उनसे 4 कदम आगे बढ़ने का काम किया। लेकिन क्या करते हैं वो, सरकार में कैसे आते हैं ये भी आपसे छिपा नहीं है। जब सरकार बनानी होती है तो पूरे देश के सामने जाते हैं, प्रदेश में जाते हैं और सबसे झूठे वादे करके, झूठे वादे, जो भी झूठ बोलना, जितना बोलना हो वो बोल करके वोट लेने का काम करते हैं। जरूरत पड़ने पर आपसे कहते हैं कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। और जब पूछा लोगों ने कि हमको इंतजार करते करते थक गए, 1 रुपया भी नहीं आया, तो कह दिया जुमला था। कहा 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, नौजवानों को जो पढ़े लिखे PhD और डिग्री के घूम रहे परेशान ना हो, हमारे साथ लग जाए, हमको वोट देने का काम करें, दिलवाने का काम करें, उन सबको 2 करोड़ नौकरी सालाना देंगे। नौकरी 2 करोड़ तो नहीं दिलाई, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का काम कर दिया। और जब नौजवानों ने पूछा ये झूठे वादे का क्या हुआ, हमारी नौकरी कहाँ गई, तो उनसे कहते हैं कि आप पढ़े लिखे हो, आप जाओ और ठोंचा लगाओ और ठोंचे में आप पकौड़ा बेचने का काम करो, उसके बाद आप अपनी कमाई करने का काम करिए। पढ़े लिखे लोगों से जो PhD डिग्री जिनसे आपने वोट लेते समय तो कहा था कि हम आपको नौकरी देंगे, फिर आप उनसे कहते हैं कि नहीं अब नौकरी नहीं, अब आप पकौड़े बेचने का। पकौड़ा बेचना कोई खराब चीज नहीं होती। हमारी पार्टी तो गरीबों के ही साथ खड़ी रहती है, दिन रात उनके साथ होती है। लेकिन झूठा वादा तो नहीं करना चाहिए पढ़े लिखे लोगों से कि हम तुम्हें नौकरी देंगे और नौकरी देने के बाद ये बात करते हो। और नौकरियां क्यों गई, इसके पीछे भी क्या कारण है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। जितने भी सार्वजनिक उपक्रम थे, पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन थे,
जो इस देश के पिछले 75 वर्षों में बनाए थे, चाहे वो ऑयल कंपनियां हो, तेल की कंपनियां हो, चाहे वो ओएनजीसी हो, चाहे वो जहाँ हवाई जहाज बनता है जेल हो, जहाँ अस्त्र शस्त्र बनते हैं वो हो, और चाहे वो फिर आज के वो रेलवे हो, रेलवे को भी इन्होंने बेचने का काम कर दिया, बिजली घरों को बेचने का काम कर दिया, सारी चीजें प्राइवेट हाथों में देने का काम कर दिया। और जब प्राइवेट हाथों में दे दोगे तो नौकरियां तो यहीं पर मिलती थी, बैंकों को भी प्राइवेट हाथ में दे दिया, तो नौकरी कहां से मिलेगी नौजवानों को? नौकरी का स्रोत ही खत्म कर दिया इन्होंने। अब तो ठेकेदारी में नौकरी होगी, जिसको ठेकेदार चाहेगा उसको नौकरी देंगे, जिसको नहीं चाहेगा उसको निकाल के बाहर भी कर देगा। तो ये वो सरकार है जिसने पूरे देश को बेचते बेचते इनके जो उद्योगपति हैं चाहते, जिन्होंने 1000 करोड़ रुपए चंदे में दे रखे हैं, हर साल देते हैं, क्योंकि चुनाव लड़वाने के लिए देते हैं, उनको उन्होंने इनसे कहा कि सब कुछ तो मिल गया, अब तो देश हमने लूट लिया, अब देश को हम ही चलाएंगे, लेकिन अभी एक चीज नहीं मिली है और वो है जमीन। और जमीन कैसे मिले? तो उन्होंने कहा किसानों की जमीन हमको दिला दो, और इसीलिए ये 3 कानून लाए गए। ये किसान बेवजह सड़कों पे नहीं है, ये बेवजह पार्लियामेंट को नहीं घेर रहे हैं, हम लोग भी बेवजह रोज वहां पार्लियामेंट में धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। ये 3 कानून पढ़ के देखिए, ये ऐसे कानून है जो किसानों के लिए आत्महत्या करने के बराबर है। इनके अंदर आपको ठेके में जमीन देनी पड़ेगी, और जब ठेके में जमीन देंगे वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को वो जमीनों को सबका ठेका दे देंगे, उसके एवज में कहते हैं कि हम उपज का पैसा देंगे। उसमें भी जो मिनिमम जो न्यूनतम है उसका कोई कानून में नहीं लिखा कि न्यूनतम पैसा मिलेगा, लेकिन भाषण में कहते हैं न्यूनतम दिलाने का काम करेंगे। जब कानून में नहीं लिखा है तो कहां से मिलेगा? लेकिन उसके बाद 1 साल देंगे पैसा, 2 साल देंगे, तीसरे साल से क्या होगा? अब की बार बाढ़ आ गई, अब की बार सूखा पड़ गया, अब की बार आपकी फसल अच्छी नहीं थी, आपने बीज अच्छा नहीं दिया था, इस तरह से कह करके धीरे धीरे क्या होगा कि उनका पैसा मिलना बंद हो जाएगा, वो झगड़ा करते रह जाएंगे, और उसके बाद उनकी जमीनें ये उनके हाथों में चली जाएंगी, और जिंदगी भर के लिए जमीनों से भी वो बेदखल है। ये नियत है इनका असली चेहरा पहचानिए। चेहरे के पीछे जो मुखौटा है आगे कुछ और है, और मुखौटे के पीछे चेहरा है वो कुछ और है। इनकी सोच तो खाली उद्योगपतियों के साथ में मिली हुई है, और इसीलिए सारी नीतियों में। और वोट लेना होता है तो आपसे झूठे वादे के साथ साथ में ब्राह्मण समाज को खास तौर से भटकाने के लिए धर्म के नाम पे वोट मांगने लगते हैं। कहते हैं रामलला के नाम पे वोट दे दो। अरे हम ही तो रामलला के ठेकेदार हैं और हम मंदिर बनवाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब तो वो चेहरा भी सामने आ गया, अब तो वो मुखौटा भी हमने उठा लिया इनका। हम 23 तारीख को अयोध्या गए थे। अयोध्या जब गए हम तो हमें बाद में समझ में आया कि हमको क्यों रोक रहे थे, और जो मीडिया से कह रहे थे इससे सवाल पूछो कि ये अयोध्या क्यों आए हैं, अयोध्या से क्यों अपना कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, इनका अयोध्या से क्या लेना देना, ये सवाल पूछे गए मुझसे। और वो तो बाद में पता लगा कि क्यों पूछे जा रहे थे, क्योंकि धर्म के नाम पे वोट लेते हैं, धर्म के नाम पे नोट लेते हैं, और उसके बाद आपको चोट पहुंचाते हैं और कहते हैं कि हम तो धर्म के ठेकेदार हैं। वहां पर जब गए का पता लगा कि 93 से सन 93 से लेके पूरा देश जानता, पूरी दुनिया जानती है कि 93 से लेके आज तक इन्होंने 1-2 हजार करोड़ नहीं, लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा किए राम मंदिर के नाम पे। पूरे देश से, विदेशों से भी, डॉलर में भी इकट्ठा किए। वो रुपया कहां गया? अगर वो रुपया आपके पास है तो आप मंदिर बनाने में क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? आप दोबारा से जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया तो निर्णय आने के बाद आपने तो कुछ नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, और निर्णय देने के बाद आपने क्या किया? उसके बाद फिर से 1.5 साल हो गया। साल भर पहले आप वहां पर गए थे और जाकर के भूमि पूजन का एक नाटक सा हुआ कि भूमि पूजन कर रहे हैं। कौन सी भूमि पूजन हुई थी? दोबारा से आप लोग उठा करके देखिए पुरानी तस्वीरें और वीडियो में, भूमि पूजन की नहीं हुई थी। 1 साल भर पहले 5 अगस्त को, जिस समय देश के सारे पंडितों ने कहा था, इनको सुझाव दिया था कि आज का दिन अच्छा नहीं है, अब या तो
10 दिन पहले करना चाहिए था, और या तो 3 महीने इंतजार करो, उसके बाद करो, तभी शुभ मुहूर्त होगा। लेकिन नहीं, वो तो तारीख मुहूर्त की ये लोग तय करते हैं। पर बाद में पता लगा कि भूमि पूजन तो हुआ ही नहीं, वहां तो सिर्फ ईंट पूजन हुआ, 5 ईंटों का पूजन हुआ, और वो ईंट कहाँ गए उठा करके उसके बाद वो किसी को नहीं मालूम, क्योंकि ईंट पूजन किस लिए किया गया था ये भी नहीं समझ में आता। ईंट पूजन क्या आप व्यू के लिए कर रहे थे, कहाँ के लिए कर रहे थे? अभी तो अयोध्या में जब हम गए देखा हमने, वहां तो जमीन खोदना दूर रही है, अभी तो वहां शुरुआत भी नहीं हुई है। न्यू को जमीन के ऊपर आने की बात तो बहुत सालों बाद आई, जब आएगी तब आएगी, अभी तो वहां न्यू डालने का काम भी नहीं हुआ है। और 10,000 करोड़ रुपए आपने ईंट पूजन के बाद फिर से कमा लिए, फिर से पूरे देश में झोला लेकर के हर घर में भेज दिया लोगों को, और कहा कि जाओ हमें रुपया दे दो, हमें दान चाहिए, किसके लिए चाहिए? हमें रामलला के लिए चाहिए। और क्यों? क्योंकि उनका मंदिर बनाना है। कितनी बार उनको उनके नाम से पैसा इकट्ठा करोगे, और कहां ले जाते हैं इस पैसे को? क्यों नहीं बता देते कि हमारे पास ये पैसा हम अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी संस्थाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं? देश के सामने एक बार कह दें तो देशवासी ऐसे है कि मान लें चलो कोई बात नहीं, आपने गलत जगह इस्तेमाल कर लिया, रुपया हमने आपको दे दिया था, लेकिन मान तो लो कि ये राम मंदिर के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। अयोध्या में जाकर के देखिए, अयोध्या में कोई काम नहीं हुआ। 20,000 करोड़ के ऊपर हम लोग सुनते रहते हैं, आए दिन बड़े बड़े अखबार में निकलते हैं इश्तेहार कि अयोध्या में ये काम हो गया, और कभी कुछ कार्यक्रम होता है, कभी कुछ होता है, जहां कोई नेता लोग जाते हैं तो 250 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं खाली उनको आने जाने और सजाने में, वहां के दिखाने के लिए। लेकिन काम क्या हुआ? सड़कों का हाल बेहाल, शहर का हाल बेहाल। रामलला जहां पर है वो अभी आदमी वहीं बैठे हुए हैं, उनके लिए मंदिर का नाम पे पैसा इकट्ठा हो गया, वोट ले लिए, एक बार नहीं अनेकों बार ले लिए, अब कब तक लेते रहोगे? और जब हम गए तो हमसे कहते हैं आप क्यों गए यहाँ पर? क्या आप ठेकेदार हैं? क्या आपने ठेका ले रखा? क्या हमारा अधिकार नहीं कि हम दर्शन करें? हम तो ब्राह्मण समाज में हम भी चल रहे हैं, ये लोग तो ब्राह्मण समाज को किनारे कर रहे हैं, हम तो ब्राह्मण समाज में है जहाँ हमें संस्कार डाल दिए जाते हैं बचपन से, हर ब्राह्मण के अंदर संस्कार डाला जाता है। और जनेऊ होते होते तो हम लोगों के इतने संस्कार रहते हैं, 7वां संस्कार होता है, और संस्कार डाल करके ये सारी स्तुतियां सिखा दी जाती हैं, रटा दी जाती है। भगवान श्री राम हो, श्री हनुमान जी हो, देवी माँ हो, शिव जी हो, सबकी याद कराती जाती है। और कहा जाता है गायत्री मंत्र तो तभी दिया जाता है जब जनेऊ होता है, लेकिन बाकी चीजें तो दिखाई नहीं जाती हैं। और हम लोग घर से निकलने के पहले वर्जित है, जब तक आप स्नान करके पूजा कर ली घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो हमको ये रोक रहे हैं कि आप वहां के दर्शन क्यों कर रहे हैं? इसलिए रोक रहे थे क्योंकि इनकी असलियत सामने आने वाली। आप कभी सोचिए तो, ये खाली राम का नाम लेते हैं, ये सीता का नाम नहीं लेते। हम लोग बचपन से सीता राम करते थे, सिया राम करते थे, ये लेकिन खाली राम कहते हैं, सीता जी को भूल गए। सीता जी इनके लिए कहीं नहीं है, और सीता जी का नाम लेना शुरू करें तो इनके लिए परेशानी भी है। जब ये जय श्री राम कहते हैं तो कभी आप सुनिए, जिस तरह से मंच में खड़े होकर के और जय श्री राम कहते हैं, लगता नहीं कि भगवान का नाम ले रहे हैं, लगता है ये युद्ध का कोई घोष कर रहे हैं, उस तरह से ललकारने का काम करते हैं। जबकि नमन हो करके और भगवान का नाम श्रद्धा के साथ लिया जाता है, और वो भी सीता जी का सब नाम जोड़ दिया जाएगा तो अपने आप ही श्रद्धा के साथ में नीचे झुक करके ही नाम दिया जाएगा। इसलिए सीता का नाम नहीं लेते। सीता जी जहाँ बिठूर में गई थी, कभी वहां नहीं जाते हैं झांक में। वहां पर वाल्मीकि आश्रम है, जहां पर सीता जी माँ सीता रही थी, लव कुश रहे थे, वहां नहीं जाते। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी 2007 में, तो हम लोगों ने वहां पर बिठूर जाकर के, चाहे वाल्मीकि जी का आश्रम हो और चाहे सीता रसोई हो, और पूरे बिठूर का समग्र विकास किया था। हम लोगों ने इनकी तरह ढोंग करने का काम नहीं, कि वोट के लिए दिखावे का काम नहीं करते हैं। वृंदावन में जाकर के देखिए, वृंदावन यहाँ से बहुत दूर नहीं है,
वृंदावन में हम लोगों ने अपनी सरकार में 550 करोड़ रुपए लगा करके समग्र विकास करने का काम किया था। और समग्र विकास में आपको हर चीज दिखेगी, चाहे वो पूरा परिक्रमा हो, वृंदावन की परिक्रमा हो, गोवर्धन की परिक्रमा हो, पक्की सड़क हो, कच्ची सड़क हो, मिट्टी की सड़क हो, और चाहे वहां पूरे वृंदावन में जो सीवर लाइन नहीं थी, इतना अफसोस हुआ था जान करके हमें कि वृंदावन में ऐसी शहर में सीवर की लाइन नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, वो सब करवाने का काम हो। 100 शैया का हॉस्पिटल बनवाया हम लोगों ने, क्योंकि वहां पर बुजुर्ग आते हैं, महिलाएं आती हैं, बीमार हो जाते हैं, उनके लिए कोई इलाज की जगह नहीं होती थी। हम लोगों ने विधवा आश्रम बनवाया वहां पर, वहां बिजली चली आती थी, हर 2 घंटे में बिजली घर बनवाने का काम किया। बस अड्डा नहीं था, लोग बहुत दूर से आना पड़ता था, बस अड्डा बनवाने का काम किया। हम लोगों ने वहां पर समग्र विकास करने का काम किया, इनकी तरह दिखाने का काम नहीं किया। और आज भी अगर वृंदावन जाए तो वहां पर आपको यही दिखेगा कि रख रखाव ये ठीक से नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो काम हम लोगों ने किया था, हम लोग ऐसा काम नहीं करते कि आज सड़क बनी और कल गड्ढे हो गए। हम लोगों ने जो काम किया था वो फिर 50 वर्षों तक वैसे ही चलता है। इस तरह का काम हम लोगों ने अपनी सरकार में करने का काम किया था। अयोध्या में सरयू नदी में जो वहां पर घाट बने हुए हैं, वो घाट खटोल बनवाने का काम किया था। वाराणसी में हम लोगों ने चाहे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हो 125 करोड़ रुपए का, और चाहे वहां जितने फ्लाईओवर बने हुए हैं वो सब हो, और जो घाट है 84 का उनको आपस में मिलाने का काम और बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ था। लेकिन हम लोग उसका ढोल नहीं देते। इन लोगों की तरह नहीं कि 250 करोड़ रुपए खाली दिखावे के लिए खर्च कर देते हैं, काम के नाम पे नहीं करते हैं। इसलिए इनका असली चेहरा पहचानिए। तभी हम कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे जो ये अधर्म कर रहे हैं, इनको उस अधर्म से रोकने का काम करिए, और इनको सही रास्ता दिखाने के लिए इनको सत्ता से बाहर करने का काम करना के दायित्व अब पूरे समूचे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज का हो गया है। जिस तरीके से आपने 2007 में इनको अपनी सरकार बनवाई थी, अब दोबारा बता गया है। इन सब चीजों को ध्यान में रख करके और गांव-गांव में पहुंचा करके इन बातों को अपने तक सीमित न रख करके सबके बीच में ले जा करके निडर होके और इससे भयभीत न हो करके ये डराने की, धमकाने की और धमकाने की जो इनकी आदत है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप लोग जो हैं वो डरने का काम तो आपके खून में भी नहीं है, तो इससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आप भगवान श्री परशुराम जी की वंशज हैं। और इसलिए इकट्ठा होकर के, एक साथ होकर के, भाईचारा बना करके सर्व समाज को सरकार बनाने के लिए सब जन को एक साथ लेकर के आपस में, आपको मालूम है कि जब माननीय बहन जी की सरकार होती है तो कैसा सौहार्द रहता है आपस में सब लोगों का। कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, सब मिल करके रहते हैं। क्योंकि दंगे होते नहीं है, दंगे तो कराए जाते हैं वोट के लिए कराए जाते हैं, राजनीति के लिए कराए जाते हैं। और इसीलिए जब माननीय बहन जी की सरकार होती है तो कोई दंगा नहीं होता है। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आप एकत्रित होकर के जिस तरीके से आप लोग हमारा पूरे प्रदेश में जहां जहां जा रहे हैं, उत्साह आ रहे हैं, उसको खाली वहीं पर ठहरा मत करिए अपने हमारे कार्यक्रम तक, इसको आगे ले जाइए और आगे ले जाकर के बढ़ाने का काम करिए। और अब की बार उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव जो अगले साल है उसमें अपनी सरकार बनाइए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना करके बहन मायावती जी को अपनी बार 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके आप यहाँ पर फिर से अमन चैन लाने का काम करिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय प्रदेश।